गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, क्लास 11th बायो सीबीएसई सिलेबस। तो लिविंग बींग्स क्या हैं? लिविंग बींग्स को जब हम बोलते हैं कि लिविंग बींग्स क्या है, तो हम बोलते हैं कि लिविंग बींग्स वो हैं जिसमें ग्रोथ होती है, जो रिप्रोड्यूस होते हैं, जिनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिनमें रेस्पिरेशन होता है, वो लिविंग बींग्स कहलाते हैं। तो कुछ फीचर्स होते हैं जो हम लिविंग बींग्स के लिए उनको डिस्क्राइब, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट और रिस्पॉन्ड, है ना। रिस्पॉन्ड कैसे? जैसे कोई भी स्टिमुलस है, उसमें जैसे ब्राइट लाइट है, आपने आंखें बंद कर ली, तो ये आप लिविंग बींग हो, ये एक आप उसका एक रिस्पॉन्स आपने दिया ब्राइट लाइट की तरह से। तो कुछ और फीचर्स हैं, न्यूट्रिशन होता है, मेटाबॉलिज्म है, सेल्फ रेप्लिकेट की एबिलिटी होती है। तो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो ग्रो करते हैं और इंक्रीज करते हैं इन मास, इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये ग्रोथ के ही ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्रोथ के हैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम बोलते हैं कि कैसे ग्रो करते हैं, बाय सेल डिवीजन। जैसे प्लांट्स में सेल डिवीजन होता है, ठीक है, पूरा साल तक ग्रोथ आप देख सकते हो, पूरी लाइफ तक, जब तक प्लांट जिंदा रहते हैं तब तक वो ग्रो करते हैं। लेकिन एनिमल्स की ऐसे नहीं है। एनिमल के केस में एनिमल्स की ग्रोथ कब तक होती है? टू अ सर्टेन एज। उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब जैसे आप अभी ग्रोइंग एज में हो, 11th स्टैंडर्ड में, 18 साल 21 साल तक थोड़ा ज्यादा बढ़ के फिर आपकी हाइट रुक जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, फिर आप चेंज नहीं होगा। तो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, क्योंकि वो लिविंग बींग्स हैं, उनमें भी ग्रोथ होती है। वो कैसे ग्रो करते हैं? बाय सेल डिवीजन। तो हम उनको, उनके नंबर इंक्रीज हो जाता है, वो मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो लिविंग बींग्स हैं। अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें और प्लांट्स की बात करें, तो वो भी ग्रो करते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वो लिविंग बींग्स हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं इंक्रीज इन बॉडी मास, वो ग्रोथ में आता है। नॉन लिविंग जो हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं, उनका भी इंक्रीज हो सकता है बॉडी मास में एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। जैसे माउंटेन्स, अपना साइज उनका बढ़ता जाता है, ठीक है, सैंड माउंटेन, ये भी ग्रो करते हैं। तो ये ग्रोथ जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी देखी गई है, ठीक है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल होता है और उनकी सरफेस पे, उनका जैसे स्टोन का साइज बढ़ गया। लेकिन जो लिविंग बींग्स में, जो ऑर्गेनिज्म्स में जो ग्रोथ होती है वो फ्रॉम इनसाइड होती है। इसका मतलब नॉन लिविंग में फ्रॉम आउटसाइड एंड लिविंग बींग्स में फ्रॉम इनसाइड। तो लिविंग बींग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम ले सकते हैं ग्रोथ। तो अब लिविंग बींग्स के जैसे अगर हम बोले कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। लेकिन टू रिमेन अलाइव रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल, ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म्स बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जो कपल बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वो भी जिंदा है। तो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, बट इट इज नॉट वेरी एसेंशियल टू रिमेन अलाइव। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents. प्रोजेनी मतलब चिल्ड्रन, बच्चे, और उनके फीचर्स मोर और लेस अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। तो अगर हम बोलें कि जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो दो तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअली जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअली जहाँ पे दो पेरेंट्स एंड गैमीट फॉर्मेशन होता है। तो जो फंजाई होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और स्प्रेड होते हैं बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स बनाकर। अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म्स की बात करें, जैसे यीस्ट, हाइड्रा, तो अलग अलग मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप इसमें देखोगे। यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग है ना, 9th में पढ़ के आए हो आप। प्लेनेरिया में, जो उनको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, 10th में भी पढ़ा आपने। प्लेनेरिया में जिसको फ्लैट वॉर्म करते हैं, उसमें
रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन का मतलब है कि कोई भी पीस ऑफ द प्लेनेरिया containing specialized cells is able to grow into a new individual। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट, लॉस पार्ट ऑफ द बॉडी वो भी रीगेन हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अगर हम फंगस की बात करें या फिलामेंटस एल्गी की बात करें या प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस अगर हम देखें तो बहुत जगह पे आपको फिलामेंट ग्रो करते हुए दिखेंगे, वो फ्रेगमेंटेशन है। जैसे स्पायरोगायरा में बॉडी टूटी पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट जो है नया स्पायरोगायरा प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की या यूनिसेलुलर एल्गी की या अमीबा की, तो वो भी अपना नंबर बढ़ाते हैं क्योंकि वो लिविंग बीइंग्स हैं। अब उनका इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जैसे हम बोल रहे हैं अमीबा डिवाइड हुआ 2 में और दोनों जो डॉटर सेल्स हैं उन्होंने नए अमीबा बना लिए, तो ये बाइनरी फिशन है। तो अलग अलग मेथड्स देखे गए हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि हम लिविंग बीइंग्स में ऑब्जर्व करते हैं। फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम लिविंग बीइंग्स में ऑब्जर्व करते हैं वो है मेटाबॉलिज्म। तो हमें पता है कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो केमिकल से बने हैं। केमिकल्स स्मॉल एंड बिग हो सकते हैं, belonging to various classes, sizes and functions, and they are constantly being made and changed into some other biomolecules। तो conversion होता रहता है, biochem activities होते रहते हैं। So these conversions are chemically, or you can say these conversions are chemical reactions or metabolic reactions। So there are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside of the living organisms, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। all plants and animals, fungi, microbes, they exhibit metabolism। So what is metabolism? You can say, underline these lines, the sum total of all chemical reactions, the sum total of all chemical reactions occurring in our body is metabolism। So the sum of all chemical reactions occurring in our body is metabolism। So no non-living object exhibits metabolism, they don't show metabolism। So metabolic reactions can be demonstrated outside the body cell in a cell-free system। ठीक है, सो एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब में। तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जैसे हम सपोज हमने अपनी फूड को च्यू किया मुंह के अंदर और उसमें स्लाइवा था और हमने उसको टेस्ट ट्यूब में निकाल के रख दिया, तो जो एमाइलेज है उसकी एक्टिविटी उसके ऊपर होगी। एमाइलेज जो है स्लाइवा में एक एंजाइम है जो उसको ब्रेक डाउन करेगा। सो व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विदाउट एक्सेप्शन। सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम इन विट्रो में कर सकते हैं, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ठीक है, मतलब अगर टेस्ट ट्यूब में आपने अपने स्लाइवा में लाके फूड का डाइजेशन देख रहे हो तो वो लिविंग रिएक्शंस तो हैं लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं है अगर वो बाहर है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। नाउ व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। और सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके इंडिविजुअल की बॉडी बनाते हैं। तो ये लिविंग बीइंग्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक और चीज अगर हम देखें कि लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होंगे या स्टिमुलस क्या होगा? कोई भी चीज जो लिविंग बॉडी को रिस्पॉन्ड करा दे वो स्टिमुलस है।
चाहे एक बहुत तेज साउंड है, बहुत ब्राइट लाइट है, डिलीशियस फूड है, पिज्जा है आपके सामने और मुंह में पानी आना, ये एक आपका रिस्पॉन्ड है, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया डिलीशियस पिज्जा जो आपके सामने रखा था। तो विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। सो वी सेंस आवर एनवायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. Even plants respond to external factor like light, water, temperature and other organisms, even pollutant etc. जैसे कि आपने 10th में पढ़ा था कीमोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म है ना, और जियोट्रोपिज्म है. So these are the movement of plant parts in response to stimuli. So all organisms from the prokaryotes to eukaryotes, they can sense and respond to environmental cues. Like photoperiod. Photoperiod मतलब है amount of light, sunlight available to the plants. Affect reproduction in seasonal breeders. मतलब अगर आप ज़्यादा फ्लावर्स चाह रहे हैं तो प्लांट्स को ज़्यादा सनलाइट मिलनी चाहिए, ज़्यादा फोटो पीरियड उनका होना चाहिए. तो फोटो पीरियड एनिमल्स में भी ज़रूरी है और प्लांट्स में भी ज़रूरी है. जैसे अगर आजकल आपने देखा होगा विटामिन डी की कमी हो जाती है ना ह्यूमन बीइंग्स में, तो डॉक्टर बोलते हैं सनलाइट आप जाइए क्योंकि आपकी सारी मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट पड़ने लगता है अगर आपको डिफिशियंसी हो गई विटामिन डी की. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself, has self-consciousness. So consciousness therefore becomes the defining property of living organism. My dear students, consciousness, जो मर जाता है वो कॉन्शियस नहीं होगा, चाहे आप उसको किक मारो, आप उसको कैसे भी हैंडल करो, उसे पता ही नहीं होगा. लेकिन अगर कोई लिविंग है, अगर आप उसको पिंच भी करोगे उसको पता चल जाएगा क्योंकि वो लिविंग है. सो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट. जैसे पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स which replace heart and lungs. So patient is otherwise brain dead, but patient has no self consciousness, but we are considering him living. मतलब self conscious नहीं है लेकिन उसको हम कह रहे हैं कोमा में है, तो क्या हम उसको लिविंग माने या नॉन लिविंग माने, है ना, तो हम बोल देते हैं कोमा में है. फंक्शंस कर रहे हैं आर्टिफिशियली, सपोर्ट में हमने हार्ट को फंक्शन करा दिया, लंग्स में एयर जा रही है लेकिन ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है. तो इसी तरह से अगर हम बात करें हायर क्लासेस में, हमें पता है कि जो इंटरेक्शन होता है ना लिविंग फिनोमिना में, तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. जैसे अगर हम बात करें properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction. मतलब जो भी chemical reaction हो रही है, जो भी हमें interaction देखने को मिल रहा है, उसका जो net result होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है. तो हम बोल सकते हैं इंट्रैक्शन जो है वो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. तो हम बोल सकते हैं कि that this phenomenon is true in the hierarchy of organization complexity at all levels. तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना, वो अपने जैसे उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स उनके हैं, वो कैपेबल है टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो अगर हम बात करें कि जो बायोलॉजी है, इट इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऑन अर्थ. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अब हैं, जो थे और जो होंगे, वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे. मतलब हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो हमारे फोर फादर्स के ऊपर के उसके मिलते हैं, और जो आने वाले हैं उनके थोड़ा सा वेरिएशन आएगा. तो आप बोल सकते हो कि डाइवर्सिटी डेवलप हो जाती है लिविंग वर्ल्ड में.
डाइवर्सिटी के बारे में बायोडाइवर्सिटी क्या है कि नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, वो 1.7 से 1.8 है और इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, या नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब है नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी अलग अलग जगह की अलग अलग हो सकती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखें, वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स इंडियन प्लांट्स एंड एनिमल्स से डिफरेंट हो सकते हैं। डेजर्ट के देखोगे तो वो कश्मीर वाले प्लांट से अलग हो सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी अलग अलग एरिया की अलग अलग हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि इतने सारे लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ना, जानना, समझना, उनके नाम याद करना, ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं, है ना, हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं ताकि हम एक ग्रुप के बारे में पढ़ लें तो हमें दूसरे मेंबर का उस ग्रुप के बारे में पता चल जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है नेमिंग, है ना, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट इज नोन एज nomenclature. So nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. So what next thing should be there? It is identification. कि पहले आइडेंटिफिकेशन हो कि वो प्लांट है, एनिमल है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, फिर हम उसका नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं, जैसे साइंटिस्ट ने भी, अब अगर हम नेमिंग की बात करें तो कंफ्यूजन आता है भाई। अगर आप असमीज में देखें, शायद बंगाली में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुकर इंग्लिश में डॉग, तो ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग इस एनिमल के नाम होंगे। तो अगर कोई साइंस पढ़ रहा है और वो अपनी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब कर रहा है और दूसरा इंसान उसके वर्क को समझना चाह रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ कि इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए साइंटिफिक नेम्स दिए गए, है ना, साइंटिफिक नेम्स दिए गए, और वो साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया व्हिच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल, ये हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ही साइंटिफिक नेम्स एनिमल्स को भी दिए गए, ठीक है। उसका नाम है ICZN, ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट ने उसको नाम दिया। तो प्लांट्स का अलग है और एनिमल्स का अलग है। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं जो साइंटिफिक नेम्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि कोई भी साइंटिफिक नेम्स में दो नेम्स होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम। तो जो जेनेरिक नेम होगा वो तो जीनस होगा, सबका कॉमन हो सकता है, और स्पीशीज अलग अलग हो सकती है। तो जैसे हम होमो सैपियंस ह्यूमन बींग्स का नाम है, और तो होमो जो है वो जीनस है, सैपियंस उसमें स्पीशीज। तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट is called binomial nomenclature. So what is binomial nomenclature? Binomial nomenclature is a system of giving scientific names consisting two components. One is generic name and the second one is specific epithet. तो ये जो है ये किसने दिया बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, कैरोलस लीनियस ने ये सिस्टम दिया, ये आप पढ़ चुके हो 9th में। सो दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। तो पहला जो नेम था वो जेनेरिक है और दूसरा जो है स्पीसीज का। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिया मैंगो का, मैग्निफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम। सो यहाँ पर मैग्निफेरा रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल इंडिका रिप्रेजेंट
a particular species or a specific epithet. So other universal rules of nomenclature. First, biological names are generally in Latin and written in italics. अगर जैसे प्रिंटेड होगा तो वो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ होगा. तो फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस का आता है और सेकंड जो होता है वो स्पीशीज का होता है. और इसको लिखने का भी एक ढंग है कि पहला लेटर कैपिटल और बीच में गैप और दूसरा स्मॉल और दोनों के बीच में गैप और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है. सो बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन are separately underlined and printed in italics to indicate their Latin origin. First word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific name starts with a small letter, and it is illustrated with the example of Magnifera indica. So यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जब हमने डिस्क्राइब कर दिया, ये कैरोलस नीनियस ने दिया, ये स्पीशीज बताया कि इंडिका स्पीशीज है, मैग्निफेरा जीनस है. अब ये बात आती है, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि उनको कैटेगराइज या उनकी ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी है. ये जो उनकी ग्रुपिंग है ये कहलाती है क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ सिमिलैरिटीज के बेसिस पर ग्रुपिंग कर सकते हैं, बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. कुछ जैसे अगर हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, तो हमने देखा प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, एनिमल्स नहीं कर रहे थे, तो हमने एक क्राइटेरिया ये मान लिया, है ना. ऐसे ही हमने देखा कि डॉग्स, कैट्स, मैमल्स हैं, बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, और एगलिंग देख लिया, बैकबोन देख ली, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में. तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो साइंटिफिक टर्म है, जो कैटेगरीज हैं, उनको हम टैक्सा बोलते हैं. ठीक है. So, taxa can indicate categories at very different levels. For example, plants form a taxa. Wheat is also a taxa. Animals, mammals, dogs, all are taxa. लेकिन dog mammal है, mammals animals हैं. Therefore, animals और mammals जो हैं वो different level पर आएंगे. तो जो characteristics है living beings की, living organisms की, वो हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टेक्सास बनते हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बनते हैं और डिफरेंट टेक्सा में रखे जाएंगे, क्लासिफाई होंगे, और ये प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है टेक्सोनॉमी. उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट process, ecological information of organism are essential. So, form the basis of modern taxonomic studies. तो यहाँ पर characterization, identification, classification, nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. मतलब किसी चीज को different group में रखने से पहले आपको करेक्टर्स पता हो, उसको आइडेंटिफाई आप करें, उसको ग्रुपिंग करेंगे, नाम देंगे, ये सब जरूरी है. तो टेक्सोनॉमी कुछ नई चीज नहीं है. ह्यूमन बीइंग हमेशा से इंटरेस्टेड रहा है टू नो मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. इवन अपने बारे में ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने यूजफुल चीजों के बारे में जहाँ से उसको मिल सकती है तो उनके बारे में वो कुछ ना कुछ जानता रहा है हमेशा से. तो यहाँ पर आप ये बोलोगे कि ह्यूमन बीइंग्स सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम. And this branch of study was referred to systematics. The word systematic is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Systema is a Latin word which means systematic arrangement of organisms.
and Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification, and we will study about different taxonomic categories in our next class. So thank you very much, and hope you have